5 लाख से अधिक वोटों से जीत जाएंगे। इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, नरेंद्र मोदी 5 लाख से अधिक वोटों से जीत गया। हमारा कहना यह है, सौरभ पटेल भगवान मशीन के विरोध में यात्रा निकाली और देश की जनता को मालूम पड़ा कि ईवीएम तो ये वोट चुराने वाली मशीन है। अगर वो जनता को मालूम हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो हम राज किसके पर करेंगे? हमारे भाई पर थोड़ा करने का है। जो ब्राह्मणों ने मूल निवासों पर राज किया, मूल निवासों पर राज आएगा तो हम ब्राह्मण पर बीजेपी ये आरएसएस का बच्चा है, नाजायज बच्चा है और उनका बाप आरएसएस है। तो चलो आतंकवादी जो दुनिया के आतंकवादी, इससे भी खतरनाक आतंकवाद मणिपुर में ये मोदी और आरएसएस के द्वारा किया गया और हजारों लाखों लोगों को उधर मार दिया, 400 चर्चों को जला दिया, फादर सिस्टर को मार डाला, हमारी नौजवान बच्चियों को कपड़ा निकलता है ना। भारत में नरेंद्र मोदी ने कोई भी संविधान के विरोध में कर रहा है, ये संविधान द्रोही माना जाता है और संविधान द्रोह यानी कि राष्ट्रद्रोह माना जाता है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत की तस्वीर में ये बात कहता हूं कि कहीं ना कहीं हर रोज एक नई तस्वीर लाता हूं। लेकिन आज मैं एक विजय भाई डेनियल जो वाम सेब के कार्यकर्ता है उनसे मिला हूं और संकल्प भूमि पे यहाँ पे लाखों लोग के समर्थक आए हुए हैं, उसमें लाखों कार्यकर्ता भी आए हुए हैं, हर एक पार्टी से, हर एक संगठन से, जिसमें विजय भाई डेनियल जी हैं। उनसे मैं बात कुछ करूंगा। सर जी, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय डेनियल, मैं एडवोकेट हूं और मैं एक वाम सेब संगठन का कार्यकर हूं। मैं बड़ौदा में रहता हूं। आप लोग बता रहे हैं कि सारे वकीलों का आप एक मतलब उनका मेन हेड है कुछ इसमें। वाम सेब संगठन के द्वारा जो वामन मेश्राम साहब राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं, तो वाम सेब संगठन के द्वारा भारत के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, NT, DNT, VJNT यानी कि 6000 जाति के लोग जो भारत के 6000 जाति, हमारा लक्ष्य 6000 जाति को जोड़ने का है। वाम सेब संगठन का लक्ष्य 6000 जातियों को जोड़ने का है और ये 6000 जातियों में जो वकील बन गए हैं, जो संविधान की सुरक्षा करने वाले हैं, वो संवैधानिक तौर पर वकालत करने वाले हैं, तो उनका जो संगठन बनाया है वकीलों का, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव। अभी जैसे आप लोग ऐसे कहीं वामन मेश्राम साहब जाते हैं, अभी महाराष्ट्र में गए थे, उनको नजरबंद कर दिया गया था 5 मिनट के लिए, पूरा तहलका मच गई आरएसएस का हेडक्वार्टर पे। क्या वजह क्या थी जो उन्हें आखिर घेर लिया गया था? 6 अक्टूबर 2022 को माननीय वामन मेश्राम साहब जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो आरएसएस के नागपुर का जो हेडक्वार्टर है आरएसएस का, वहां हमने 4 लाख से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर दिया। क्यों किया? टीवी अखबार नहीं दिखा रहा सर जी। वो नहीं दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि भारत का जो प्रचार मीडिया है वो ब्राह्मण बनिया प्रचार मीडिया है। इस देश का जो शासक वर्ग है ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो है भारत का मूल रहने वाला है नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? उसका DNA हमारा खून मिलता ही नहीं है। सर जी, वो NRC की तो खुद बोल रहे हैं कि मैं इस देश का निवासी हूँ, यहाँ के तो जो दलित है वो नहीं है। वो NRC है, वो तो बचने के लिए उन्होंने बनाया। हमने कहा चलो NRC का हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन NRC DNA के आधार पर लागू करो, तो उसकी हवा निकल गई, कचरे के टोकरे में डाल दिया उन्होंने। उनकी औकात नहीं है मोदी फोदी की। एक मिनट सोचिएगा, जो आरएसएस के जो है हेड मोहन भागवत NPR और CA के तहत, तो सोचिए कि इसके तहत लोगों को, मूल निवासियों को कुछ आसाम में बेदखल भी कर दिया गया घर पे, और OBC समाज से, पाल समाज से उनको भी कर दिया गया था। अब भारत के जो प्रथम नागरिक होते हैं, राष्ट्रपति, उनको भी शायद इस देश से बाहर कर दिया गया था। लेकिन जो है कि एक वाम सेब संगठन ऐसी है कि सबकी हेकड़ी जो निकाल देता है, वो खुलेआम चेतावनी देता है। जिसे यहाँ पे जो कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि वामन मेश्राम जी ने कहा कि आप DNA टेस्ट कीजिए, जो इस देश का मूल निवासी होगा वही इस देश में रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, इनसे पूछता हूं सर जी, उसके बाद क्या हुआ? तो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट मार्च करना ये हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य क्या है कि इस देश में 1950 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया। संविधान ने हमको बोलने का जो है वाणी स्वातंत्र, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करने का स्वतंत्र रूप से, तो इसके पर पाबंदी लगा दी आरएसएस सरकार ने। हमारा जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं, तो हमको जो बोलने का अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब हम गुलाम है।
तो हमने सोचा जो हरियाणा में जो वामन मेश्राम की सभा को उन्होंने जो खारिज किया, उसकी परमिशन रद्द कर दी, तो मेश्राम साहब दिल्ली गए और डीएनए कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। तो हमने ऐलान किया कि अभी हरियाणा में हमने कार्यक्रम किया तो हरियाणा के लोग ही जानते, चलो हम उसके बाप के साथ लड़ा, बेटे के साथ लड़ा नहीं ना, तो उसका बाप कौन है? बीजेपी की सरकार। बीजेपी ये आरएसएस का बच्चा है, नाजायज बच्चा है, और उनका बाप आरएसएस है। तो चलो बात किया था कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हम प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे। ये तो 4 लाख घुस गए थे अगले दिन रात को, और 4 लाख को रोक दिया था। 8,000 पुलिस, बाहर के स्टेट की भी पुलिस बुलानी पड़ी, 100 गन मशीन वाले भी लाए, फिर भी हम पहुंच गए। क्यों? हम कैडर बेस है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के प्रियम्बल में लिखा है, अमो भारतीयों इस देश में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। लेकिन संविधान पर जिस ब्राह्मणों का कब्जा है, जो ब्राह्मण भारत के रहने वाले नहीं है, उन्होंने ये लागू नहीं किया। अभी हम आने वाले कम समय में 10 साल के अंदर ये लागू करने वाले हैं। अगर कैसे लागू करेंगे आप? ना तो आपका सत्ता है, ना सरकार में है, ना आपकी पार्टी मजबूत है, आखिर कैसे करेंगे ये चीज? सत्ता से सबसे ज्यादा अगर कोई है तो जनशक्ति है। और हमारे सांसद भवन में काम नहीं करता, वहाँ सांसद पास करते हैं। जनशक्ति ही व्यवस्था बदलते हैं ना। 33% आरक्षण मिल गया, सभी क्या जनसत्ता करेगा? 33% आरक्षण मिल गया। अभी तो ये क्राउड लोग इकट्ठा होता है तो जनशक्ति नहीं कहा जाता ना। क्राउड लोगों को इकट्ठा करो, लेकिन जो क्राउड लोगों को कंट्रोल करने वाला जो कार्य करे, ये हम पैदा हो गए अभी। और इस देश में 1 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है, एक जाति से कुछ होने वाला नहीं है। 100% एक जाति के लोग इकट्ठा हो गए तो भी होने वाला नहीं है। 6,000 जाति के लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। इस 131 जनसंख्या है भारत की, इसमें 1/3 लोगों को तैयार करना है। 15-20 करोड़ लोगों को सड़क पर आ जाएगा, उसको भागना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा। गांधी जी की तरफ ऐलान नहीं करना पड़ेगा भारत छोड़ो, हम उसको छोड़ने वाला नहीं, यही रखेंगे। क्या करेंगे? राज पर किस पर करेंगे? अच्छा, उनके पर गया तो हम राज किसके पर करेंगे? हमारे भाई पर थोड़ा करने का है। जो ब्राह्मणों ने मूल निवासों पर राज किया, मूल निवासों पर राज आएगा तो हम ब्राह्मण पर बनिया पर राज करेंगे। सोचिए, जिस तरह से ब्राह्मणों ने कब्जा किया और जो यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर दबदबा दिखाया और बनाया और जाति के हिसाब से उनके ऊपर शोषण किया। और वामन मेश्राम ये कहना है कि अगर हमारी भी सत्ता है कि हम लाएंगे सत्ता, तो हुआ बात कि अगर वो लोग चले जाएंगे तो कहाँ किस पे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ब्राह्मणों को इस देश से जाने नहीं देंगे, पर उनके ऊपर जितना हमारे ऊपर अत्याचार रखेंगे। यही बात नहीं, ये अत्याचार हम नहीं करेंगे। क्यों? अगर वही अत्याचार किया, कर सकते हैं, उन्होंने भी अत्याचार किया, हम भी अत्याचार करेंगे तो नहीं, ये मानवता के विरोध में है। तो फिर आप कैसे? उन्होंने जो अत्याचार हमारे पर गुजारा ना, तो शिक्षात्मक जो संविधान में लिया, उस शिक्षा और पनिशमेंट होना चाहिए। संविधानिक तौर पर हम केस चलाएंगे और 3 महीने में सजा करेंगे। सजा करेंगे तो इस देश छोड़ के जाएंगे। सारे हुकूमत उनके पास में, कब्जे में, जज से लेके कलेक्टर से लेके आज प्रधानमंत्री भी आरएसएस के हैं। क्या है आपको कहेंगे? अगर समझो कि प्रधानमंत्री भी हुए है, कलेक्टर भी हुए है, सिक्योरिटी एजेंसियां उनकी है, सत्ता उनकी है, पुलिस उनकी है, मिलिट्री उनकी है, बराबर। लेकिन जनशक्ति हमारी एक पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी है। कितना विधायक है? 2014 में विधायक कितना है? एक भी नहीं है। फिर कैसे आप सत्ता में आएंगे? एक भी नहीं है। लेकिन हम अभी तो नहीं है, 2013 में बनी, हमें रजिस्टर हुई। और हमको रोकने के लिए, हमारी ताकत बताऊं मैं, बहुजन मुक्ति पार्टी की ताकत, कि हमको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर आरएसएस के हेडक्वार्टर में मोहन भागवत के वहां गए, सोनिया गांधी कैबिनेट लेकर, और वहां सौदाबाजी हुई कि अडवाणी और सुषमा स्वराज सोमनाथ से ईवीएम के मशीन के विरोध में यात्रा निकाली। और देश की जनता को मालूम पड़ा कि ईवीएम तो ये वोट चुराने वाली मशीन है। अगर वो जनता को मालूम हो गया तो हमारे बहुत बड़ी राष्ट्र ध्वस्त हो जाएगी। आप भी ब्राह्मण हो, हम भी ब्राह्मण है, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी, कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी, ब्राह्मण भाई भाई है, हमारी सत्ता होनी चाहिए। इसीलिए अडवाणी को रोका और ईवीएम मशीन का विरोध में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया कि भारत की चुनाव प्रक्रिया में जो ईवीएम मशीन का जो उपयोग होता है, वो ईवीएम मशीन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करता नहीं है, यानी कि घोटाला वाला है। तो उसके साथ एक पेपर ट्रेल नाम का मशीन लगाओ,
कि नागरिक को पता चले कि मैं किसको वोट दिया है। पेपर ट्रेल ये मशीन लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको कचरे के डब्बे में डाला आरएसएस ने और कांग्रेस ने, और उन्होंने ये ईवीएम गफला वाला ईवीएम मशीन लगाया। और 2014 में ये ब्राह्मणवादी मीडिया ने, राष्ट्रद्रोही मीडिया में इसको कहता हूँ, वो मीडिया ने मीडिया के द्वारा हवा चलाई, देशभक्त मीडिया हवा चलाई मोदी हवा, मोदी हवा, मोदी हवा नहीं, ये ईवीएम में घोटाला करने वाले हैं और राज सत्ता आने वाला है। मैं इसका सबूत दूं, नरेंद्र मोदी हमारा गुजरात का है, नरेंद्र मोदी वडनगर का है, चीफ मिनिस्टर था, और गुजरात मॉडल के स्टेट पर उन्होंने प्रधानमंत्री पद का उसको गोल्ड मेडल कराया आरएसएस ने, गोवा की आरएसएस की मीटिंग में, और उसको घोषित कर दिया। तो 2014 की पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नरेंद्र मोदी दो जगह पर खड़ा था, एक बड़ौदा लोकसभा से और उत्तर प्रदेश में वाराणसी पर खड़ा था, दो जगह पर। तो गुजरात में इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के 5 दिन पहले ये ब्राह्मणवादी, ये राष्ट्रद्रोही मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया गुजरात सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ पटेल, और कहा कि पटेल साहब, नरेंद्र मोदी बड़ौदा लोकसभा से लड़ रहे हैं, तो क्या आपकी राय क्या है? तो सौरभ पटेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी बड़ौदा लोकसभा से लाख से अधिक वोटों से जीत जाएंगे। इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, नरेंद्र मोदी 5 लाख से अधिक वोटों से जीत गया। हमारा कहना यह है, सौरभ पटेल भगवान था, खुदा था, क्या उसको मालूम था? काम पे भरोसा था उनका। अरे क्या काम, ये गुजरात मॉडल, नरेंद्र मोदी जैसा राष्ट्रद्रोही कोई है नहीं। गुजरात मॉडल गुजरात को खत्म कर दिया, क्या बात, गुजरात को खत्म कर दिया उन्होंने, और ये खत्म किया ने उसको आरएसएस ने मॉडल स्टेट गुजरात को बनाया और उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। जब प्रधानमंत्री घोषणा हुई तो मैंने कहा ये गुजरात को खत्म करके अभी सेंट्रल पर आ रहे, सारे देश को खत्म कर देंगे। अभी मणिपुर का आतंकवादी, जो दुनिया के आतंकवादी, इससे भी खतरनाक आतंकवाद मणिपुर में ये मोदी और आरएसएस के द्वारा किया गया, और हजारों लाखों लोगों को उधर मार दिया, 400 चर्चों को जला दिया, फादर सिस्टर को मार डाला, हमारी नौजवान बच्चियों को कपड़ा निकालना है। इसलिए मेरे को ये इंटरव्यू में ये कह रहा हूँ, यहाँ जो हजारों लाखों लोग इकट्ठा हुए, अलग अलग संगठन हुए आए हैं, वो बामसेफ संगठन राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब के लीडरशिप में आ जाओ, तो ही हमारा भला होगा, तो ही हमारी सत्ता आएगी, और तो ही डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, संविधान में हमारा हक और अधिकार दिया, ये इसका जो कानून बनेगा और वो कानून नेक और ईमानदारी से लागू हो जाएगा, तो भारत में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय पर आधारित समाज होगा और राष्ट्र का निर्माण होगा। ये मेरा कहना है। आप जितना बात कर रहे हैं, अब मोदी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं, जिसमें आप देशद्रोही घोषित हो जाएंगे इस बात को लेकर के। देशद्रोही? हाँ बिल्कुल, मैं देशद्रोही हो जाऊं? बिल्कुल, संविधान में लिखी बात बोल रहा हूँ, मैं तो संवैधानिक बात बोल रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जो राज कर रहा है, प्रधानमंत्री पद का मैं इज्जत करता हूँ, उसका मान सम्मान करता हूँ मैं, लेकिन देशद्रोही कर रहे हैं प्रधानमंत्री तौर पर, अगर नागरिक के तौर पर जो नरेंद्र मोदी को किया जाता है राष्ट्रद्रोही है, तो बोलता है संवैधानिक बात करता है, अमल में लाना है तो संविधान विरोधी होता है ना। भारत में नरेंद्र मोदी ने कोई भी संविधान के विरोध में कर रहा है, ये संविधान द्रोही माना जाता है, और संविधान द्रोह यानी कि राष्ट्रद्रोह माना जाता है। शुक्रिया सर बात करने के लिए, और थैंक यू। ये सारी बातें आप लोगों ने देखा किस तरह से, क्या हुआ सर? तो ये देखिए यहाँ पे जो मौजूद थे बाम से कार्यकर्ता है, एक बार परिचय बता दीजिए। मैं एडवोकेट विजय डैनियल, मैं बामसेफ संगठन का ऑफशूट विंग है वकीलों का, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। शुक्रिया सर। आप इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को जरूर से अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये जो संकल्प भूमि है, यहाँ से हम लोग संकल्प लेके जा रहे हैं, लोगों संकल्प लेके जा रहे हैं कि सत्ता बदलने की बात हो रही है। 2024 में क्या होगा आप लोग जरूर देखिएगा, बताइएगा, क्योंकि ये बामसेफ का संगठन है। बामसेफ के एक एक कार्यकर्ता, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उनके पास बहुत ताकत होती है बोलने की, लोगों को जुबान बंद कर देते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये लोग जुबानें बंद कर देते हैं। तो आप लोग क्या लग रहा है, वाकई में बामसेफ संगठन एक संगठन है, मजबूती से है। आप अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बदलते भारत पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।